हेलो माय डियर क्यूरियस फेलोज। आज के इस वीडियो में हम JKAS CSAT 2025 में जो क्वेश्चन मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करने वाले हैं। जैसे कि इससे पहले वीडियो हमने एक अपलोड की थी, उसमें हमने 5 क्वेश्चन किए थे और आज भी हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु आर इंटेंडिंग टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा अगर वो उनको एक पैटर्न पता चल जाएगा और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वगैरह वगैरह। तो जितने भी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए अपेयर होना चाहते हैं, जितने भी जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि आगे सिविल सर्विसेज में जाने के लिए, तो आज उनके लिए जो हम CSAT के जो 2025 में, और ये पेपर जो हुआ है ये 7 दिसंबर 2025 को हुआ और आज जो है वो आई थिंक 11 डेट है। तो आज जो है 11 डेट है और सिर्फ 4 दिन हुए अभी इस पेपर को हुए तो 4 दिन हुए टोटल इस पेपर को होते हुए। तो आज जो है हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और CSAT का जो पेपर है काफी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम बन जाता है, बिकॉज इसलिए क्योंकि उनका जो है वो मैथ बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई उनके लिए ये हैंडल करना काफी जो है मुश्किल हो जाता है। चलो हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बस थोड़ा मेहनत की जरूरत है। तो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74। तो मैंने इसको लिख दिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो, ये बोलता है द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 9:55, यानी इसका मतलब है जो टाइम है क्लॉक पे वो 9:55 है। तो बोलता है कि अगर 9 इसका मतलब है जो आवर हैंड है, यानी जो घंटे वाली जो सुई है वो 9 पे है और जो मिनट वाली सुई है वो 50 पे है। तो बोलता है उनका जो है रिफ्लेक्स एंगल क्या बनेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। देखो आप जानते हैं कि जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। मान के चलेंगे यहां पे ये पॉइंट है, तो अब जो है यहां पे जो कंप्लीट एंगल बनेगा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 90 चौके 360। इसका मतलब है किसी भी पॉइंट के अराउंड जो कंप्लीट एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। ठीक है, अब जो है इसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकाला जाता है। मान के चलो ये यहां पे मेरे पास एंगल है 60 डिग्री, इसका रिफ्लेक्स एंगल मैं कैसे निकालूंगा। कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। माइनस में मैं करूंगा जो एंगल है 60, तो ये रिफ्लेक्स एंगल मेरे पास आ गया, यहां पे 300 डिग्री आ गया रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो वैसे ही मैंने 9:55 टाइम होगा, यानी जो आवर हैंड है वो 9 पे होगी और जो मिनट हैंड है वो 50 पे होगी। तो बोलता है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या बनेगा। देखो सबसे पहले हमने ये देखना है कि मान के चलो आपके पास एक घड़ी, ये काफी है तो क्वेश्चन इजी बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट की जरूरत है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा यहां पे इस पॉइंट पे मैं एंगल बनाता हूं, ये एंगल ये बनता है कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। ठीक है, एक तो ये कांसेप्ट हमें यहां पे चाहिए। दूसरा कांसेप्ट हमें क्या चाहिए, दूसरा कांसेप्ट हमें ये चाहिए कि जब भी कोई एक चीज गोलाई में एक चक्कर कंप्लीट करती है तो वो कितना मूव करती है, कितने डिग्री, 360 डिग्री मूव करती है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं मिनट की बात करूंगा तो 60 मिनट में जो मिनट हेड होता है तो वो 60 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो इसका मतलब है जो मिनट हेड है तो वो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब जो आवर हैंड होता है, जो घंटे वाली सुई होती है, वो 12 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है। इसका मतलब है घंटे वाली सुई जो है वो 12 घंटे में 360 डिग्री मूव करती है। क्यों, क्योंकि जब एक चीज एक चक्कर कंप्लीट करती है तो वो, इसका मतलब ये होता है कि 360 डिग्री एंगल को मूव करती है। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास मिनट वाली सुई है तो अगर वो एक यानी 60 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर दे, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई जो है एक चक्कर कंप्लीट करती है। इसका मतलब है 60 मिनट में जो है वो मिनट वाली सुई जो है वो कितना डिग्री मूव करेगी। देखो 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटा जो होता है वो 60 मिनट का होता है, तो 60 मिनट में जो मिनट वाली जो सुई होती है वो 60 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो एक चक्कर कंप्लीट का मतलब है कितने डिग्री मूव करा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखो 1 मिनट में कितना मूव करती होगी ये मिनट हैंड, 1 मिनट में वो तो आ गया 360 बटा में आ जाएगा ये 60 हमारे
0 एक छेका छेका 6 छेके 36, यानी इसका मतलब है मिनट हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है। तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया। अब आवर हैंड की मैं बात करूंगा। आवर हैंड यानी घंटे वाली सुई है। इसका मतलब है घंटे वाली सुई क्या करती है, 12 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट होता है घंटे वाले सुई का। 12 घंटे में एक चक्कर, घंटे वाली सुई की मैं बात कर, आवर हैंड की बात कर रहा हूं मैं, यानी 12 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर दिया कौन, आवर हैंड। ठीक है ना, तो 12 घंटे में एक चक्कर आवर हैंड कंप्लीट करते हैं, इसका मतलब है 12 घंटे में 360 डिग्री मूव करती है। क्यों, क्योंकि जब कोई भी चीज एक चक्कर कंप्लीट करती है तो वो 360 डिग्री मूव करती है, यानी 360 डिग्री एंगल बनता है। तो इसका मतलब है एक आवर में जो है हमारे पास कितना एंगल बनेगा, एक आवर में हमारे पास एंगल बनेगा 360 बटा 12, 1 12 12 12 दिया कितना हो गया 36। इसका मतलब है एक घंटे में 30 डिग्री मूव करता है कौन, आवर हैंड। अब एक घंटे में आवर हैंड जो है यानी घंटे वाली सुई है, एक घंटे में कितने डिग्री मूव करती है, 30 डिग्री। एक घंटे, अब यही घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री मूव करती होगी, देखो 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट। 60 मिनट में समझो ये घंटे वाली सुई है 30 डिग्री मूव करती है। इसका मतलब है जो घंटे वाली सुई है 1 मिनट में कितना मूव करती होगी, 30 बटा ये 60 आएगा नीचे, तो 1/2 यानी 0.5 डिग्री। हमें पता चला कि जो घंटे वाली सुई होती है 12 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है, तो एक चक्कर कंप्लीट का मतलब है 360 डिग्री मूव करती है। तो एक घंटे में कितना मूव करेगी, 360 बटा 12 30 डिग्री। तो एक घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री मूव करती है, 60 मिनट में इसका मतलब है 30, क्योंकि एक घंटा 60 मिनट का होता है, तो एक मिनट में जो घंटे वाली सुई होती है वो 0.5 डिग्री मूव करती है। यहां से हमें यह पता चला कि जो मिनट हैंड है, जो मिनट वाली सुई है, वो 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है, जबकि जो घंटे वाली सुई है, आवर हैंड है, वो 1 मिनट में 0.5 डिग्री मूव करती है। अब ये हमें बताता है, देखो टाइम होगा आपका 9:55, मान के चलो, देखो ये घड़ी है मेरे पास 12 3 6 9, तो ये जो घंटे वाली सुई होगी, क्योंकि टाइम है 9 बजकर, ये कहीं इधर पे होगा 9:55 हमारा क्या है, टाइम है। अब देखो 9:55 हमारा टाइम है, तो इन 55 मिनटों में जो ये मेरे पास मिनट आवर है, ये जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड ने 55 मिनट, क्योंकि टाइम क्या है 9:55 मिनट, तो मिनट वाली सुई की मैं बात करूंगा। इन 55 मिनट में जो है मिनट वाली सुई कितना मूव करी होगी, देखो मिनट वाली सुई किसकी मैं बात कर रहा हूं, आप मैं क्वेश्चन पे आता हूं। मिनट हैंड तो 9:55 मिनट है, तो मैं मिनट की बात करता हूं, तो ये मिनट हैंड है। तो मिनट हैंड ने इन मिनट हैंड जो है तो 55 मिनट में कितना मूव करी होगी, ये देखो मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है। इसका मतलब है मिनट हैंड 55 मिनट में मिनट हैंड ने कितना मूव करा होगा, 55 इंटू 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 330 डिग्री। इसका मतलब है 55 मिनट में मिनट हैंड कितना मूव करी, 330 डिग्री हो गया मिनट हैंड का। लेकिन अब आता है जो 9:55 मिनट, अब आते हैं हम आवर हैंड पे। अब किस पे आते हैं हम, आवर हैंड पे आते हैं। अब आवर हैंड, 1 घंटे में आवर हैंड, देखो टाइम है 9:55, 9 यानी 9वां घंटा है, तो 1 घंटे में आवर हैंड जो है वो 30 डिग्री मूव करती है। तो यहां पे है 9 घंटे में कितना किया होगा, 1 घंटे में 30 डिग्री, और 9 घंटे में 9 या 27, 270 डिग्री, प्लस में आ गया 55 मिनट। अब इन घंटे वाली सुई ने इस 55 मिनट में कितना मूव करा होगा, घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 0.5 डिग्री मूव करती है, ठीक है, 0.5 डिग्री मूव करती है। तो 55 मिनट में घंटे वाली सुई 1 मिनट में 0.5 डिग्री मूव करती है, तो घंटे वाली सुई 55 मिनट में कितना मूव करेगी, तो आप लिख सकते हैं इसको 55 इंटू 0.5, वो आ जाता है 55 इंटू 5/10, 1 पंजा 5 5 दूनी 10, वो आता है 55/2,
इसका मतलब 50/2 का मतलब है 27.5। ये आ गया हमारे पास 2 दूनी 4, 7 दूनी 14.5। हाँ 5 5 हो गया हमारे पास 10, 7 7 14 थे 15, 2 2 4 थे 5। हाँ 27.5। इसका मतलब है घंटे वाली सुई ने आवर हैंड ने 50 मिनट में कितना मूव करा होगा? 50 मिनट में इसने मूव करा होगा 27.5 डिग्री मूव करा होगा। अब देखो 27.5 डिग्री अगर हम ये करूंगा 270 प्लस 27.5, 5 का 5, 7 का 7, 7 2 9 2, ये आ गया 297.5 डिग्री। इसका मतलब है 9 घंटे 50 मिनट में आवर हैंड ने कितना मूव करा होगा? 297.5 डिग्री। और इन 50 मिनट में मिनट हैंड ने कितना मूव करा होगा? उसने मूव करा होगा 330 डिग्री। अब इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? अब देखो 9:50 है ना, तो एग्जैक्ट सुई जो है घंटे वाली 9 पे नहीं होगी, वो होगी 10 के करीब करीब होगी। क्यों? क्योंकि टाइम जो है अब 9:50 है, यानी सिर्फ 5 मिनट बचने को है 10। तो जो घंटे वाली सुई है वो थोड़ा 10 के करीब करीब होगी। अब इसके बीच में कितना एंगल आएगा? देखो मिनट हैंड ने कितना मूव करा है? 330 डिग्री। और आवर हैंड ने कितना मूव करा हुआ है? 297.5 डिग्री। तो कर दो इनको माइनस। यह आ गया हमारे पास 10 में 5, बाकी 5, इधर आ 9, 7 2 आ गया 9, इधर रहा हमारे पास 12, 9 तो 3 कितना हो गया? 12, 9 3 हमारे पास आ गया 12, यानी 32.5 डिग्री एंगल बनता है किसके बीच में? मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में। आप बोलते हैं इसका रिफ्लेक्स निकालो, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री माइनस 32.5 करो, 10 में 5 बाकी 5, यहां रहा 9, 7 2 हो गया हमारे पास 9, यहां रहा 5, 3 2 आ गया 5, यानी हमारे पास आ गया, यह आ गया हमारे पास 10 में 5 बाकी 5, इधर रहा 9, 7 2 9, इधर रहा 5, 3 2 5, इधर रहा 3। तो रिफ्लेक्स एंगल आ गया 327.5 डिग्री। देखो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? 313.5 डिग्री, दूसरा है 327. तो ये आ गया हमारा राइट आंसर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने अभी बोर्ड पे उतारा। तो अब जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास जो जेके एएस सीसेट पेपर हुआ था जो 10 दिसंबर 2025 को हुआ, उसी में पूछा गया है जो मैंने उतारा यहाँ पे। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो ये एवरेज वाला क्वेश्चन है, और एवरेज के क्वेश्चन जो होते हैं वो जेके एसएसबी के हर पेपर में तकरीबन 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब एवरेज जब आप निकालते हैं ना, तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी नंबर्स का आप सम करते हैं डिवाइडेड में टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। मतलब मान के चलो मेरे पास 3 नंबर हैं, 3 10 7। अब इनका एवरेज निकालूंगा, तो एवरेज का फार्मूला क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनको सम कर दो, 3 + 10 + 7 बटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कितने नंबर हैं? 1 2 3, तो बटा में 3, तो निकल जाती है आपकी एवरेज, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ये बताता क्या है? ये बताता है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज, इतना सारा हम पहले करते हैं। बोलता है ए एंड बी की एवरेज मंथली इनकम क्या है? 4320। तो एवरेज मंथली इनकम क्या है? 4320, इसलिए एवरेज की जगह मैं लिखूंगा 4320 इज इक्वल टू, अब क्या है? सम, किसका सम? ए की तनख्वाह का सम प्लस बी की तनख्वाह, ए की तनख्वाह प्लस बी, क्योंकि ऊपर लिखते हैं हम सम, डिवाइड बाय क्या लिखूंगा मैं? नीचे नंबर क्या लिखूंगा? ऊपर मैंने क्या किया, यानी ये ए की तनख्वाह होगी और ये बी की तनख्वाह होगी, यानी ये ऑब्जर्वेशंस कितने बनेंगे? ये ए की तनख्वाह 1, तो बी की तनख्वाह 1, यानी 2। तो नीचे हम लिखते हैं नंबर्स, 2 लिखा मैंने, ठीक है। अब देखो इसके डिवाइड में 2, इसके डिवाइड में कुछ नहीं।
तो ए, अब ये जो है ऐसे होता है यहाँ पे a अपॉन बी इज इक्वल सी अपॉन डी, तो a को d के साथ जरूर लग जाती है और b को जो है c के साथ लग जाती है, तो 1 इंटू ए प्लस बी, तो वो तो a प्लस बी आएगा, ठीक है ना। तो 4320 इंटू 2 करो, 0 का 0, 2 दूने 4, 3 दूने 6, 4 दूने 8, 8640 जो आ जाता है, ये हमारे पास पहला इक्वेशन मैंने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या बताता आगे, दैट ऑफ बी एंड सी इज 5280, यानी जो एवरेज मंथली इनकम है ना बी और सी की, वो है 5280। बस डाल दो इसी फार्मूले में, देखो एवरेज की जगह डाल दो, एवरेज मंथली इनकम क्या है बी एंड सी की 5280, तो एवरेज की जगह मैं क्या लिखूंगा 5280 इज इक्वल टू सम, किसका सम, बी और सी की तनख्वाह का सम, यानी बी की तनख्वाह प्लस सी की तनख्वाह, डिवाइड में क्या लिखूंगा, यानी ये होगी बी की तनख्वाह, ये एक नंबर आ जाएगा, और ये होगी सी की तनख्वाह, ये दूसरा नंबर आ जाएगा, तो एक दे 2, यानी 2 लिखूंगा मैं, ठीक है ना। यानी ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइड बाय जितनी ऑब्जर्वेशंस थी तो वो लिखने हैं हमने, यानी ऊपर मैंने बी प्लस सी का मतलब क्या है, बी और सी की तनख्वाह का सम, यानी ऊपर मैंने क्या लिखा 2 बंदों की तनख्वाह का सम, तो 2 बंदे, तो इसका मतलब है नीचे तो हम लिखते हैं ना नंबर, तो 2 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। आप इधर से करो तो b प्लस सी क्या निकलेगा, b प्लस सी निकलेगा, इसको इसके साथ जरा 0 का 0, 8 दूने 16, 2 दूने 4 दे 5, 5 दूने 10, 10560, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन सेकंड, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं, एंड दैट ऑफ ए एंड सी, ए और सी की एवरेज तनख्वाह क्या है, एवरेज मंथली इनकम ए एंड सी की क्या है, ये है, तो एवरेज की जगह लिख दो, एवरेज इसकी एवरेज है 6020 इज इक्वल टू सम, किसका सम, ए और सी की तनख्वाह का सम, यानी ए की तनख्वाह यहां आएगी प्लस सी की तनख्वाह यहां आएगी, डिवाइड में मैं क्या लिखूंगा, देखो ए की तनख्वाह यानी ये एक नंबर होगा, सी की तनख्वाह ये भी एक नंबर होगा, तो कितने नंबर बन गए, एक थे 2, यानी नीचे लिखते हैं हम 2, ठीक है। तो अब करो ए प्लस सी क्या आ जाएगा, 0 का 0, 2 दूने 4, 0 का 0, 6 दूने 12, यानी 12040, 0 का 0, 2 दूने 4, 0, 6 दूने 12040, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन सेकंड। मुझे बताया गया है मंथली इनकम ऑफ ए की मंथली इनकम निकालो। देखो अब मैं क्या करता हूं, मैं जो है यहां पे है मेरे पास a प्लस बी ये है, तो a प्लस सी यहां मैं लूंगा, मैं a प्लस बी इक्वेशन को a प्लस सी इस यानी इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड से कंपेयर करूंगा। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 8640, इसको मैं कंपेयर करूंगा इक्वेशन थर्ड से। इक्वेशन थर्ड क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 12040, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या करते हैं हम, यहां प्लस है, प्लस की जगह प्लस वाले को माइनस, प्लस वाले को माइनस, प्लस वाले को माइनस, अगर माइनस होता तो हम प्लस करते, ठीक है। अब देखो ये प्लस ए माइनस ए हो जाएगा कैंसल, अब मेरे पास बचा क्या, ये प्लस बी माइनस सी, ये प्लस बी, ये क्या है अब माइनस सी, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, यानी आप कर दो 12040 में 8640 निकाल दो, 0 का 0, 0 का 0, 6 4 10, इधर रहा 6 4 हो गया 10, इधर आ 11, 8 3 9 10 11, ये आ गया हमारे पास 3400, लेकिन माइनस 3400 आ जाएगा, क्या निशानी हमेशा बड़े वाले की रहती है, यानी प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब 12040 में 8640 निकाल दो, ये आया 3400, लेकिन निशानी हमेशा बड़े वाले की रहती है, तो निशानी बड़ा वाला 12040 है तो इसके साथ माइनस है, तो माइनस की ही निशानी रहेगी, ठीक है। अब मेरे पास क्या निकला, अब मेरे पास निकला b माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 3400। अब मैं एक बात करता हूं, अगर आप चाहेंगे तो आप क्वेश्चन को पॉज कर सकते हैं, तब तक मैं क्वेश्चन को मिटाता हूं ताकि मैं आगे सॉल्व कर सकूं। अगर आप चाहेंगे तो यू कैन पॉज द क्वेश्चन। अब मेरे पास क्या है, देखो b माइनस सी मेरे पास माइनस 3400 निकला। अब देखो b प्लस सी, अब मैं इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन फोर्थ। अब मैं क्या करूंगा,
इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ को कंपेयर करूंगा। इक्वेशन सेकंड मेरे पास क्या है, इक्वेशन सेकंड है b प्लस c इज इक्वल टू 10,560 और इक्वेशन फोर मेरे पास क्या है, b माइनस c इज इक्वल टू माइनस 3400 माइनस 3400। अब हम क्या करते हैं, देखो हम जो है ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, ये माइनस में है तो प्लस, तो प्लस बी माइनस बी कैंसल, प्लस सी यानी ये एक सी है, ये एक सी यानी प्लस प्लस प्लस, तो यानी प्लस सी यानी ये एक सी है, ये एक सी है, तो कितना बन जाएगा, 2c बन जाएगा। 2c इज इक्वल टू ये आ गया प्लस में, तो करो 10,560 प्लस में 3400 0 6 5 9 13,960, तो निकालो यहां से सी क्या आया 13,960 बटा में 2, 6 दूने 12, 9 दूने 18, 8 दूने 16, 0 यानी ये आ गया हमारे पास 6,980। अब जो मुझे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, मंथली इनकम ऑफ ए निकालो। अब देखो मेरे पास इस इक्वेशन थर्ड में जाओ, इक्वेशन थर्ड में क्या ए प्लस सी इज इक्वल टू 12,040, प्लस सी की जगह क्या लिखूंगा, जो सी की वैल्यू निकली 6,980, तो इज इक्वल टू, क्योंकि सी में इक्वेशन थर्ड में मैं डाल रहा हूं 12,040, यानी जो सी की वैल्यू मुझे निकली ना इक्वेशन सी में, ये थर्ड में डाल दो, तो थर्ड में क्या है ए, तो ए तो मैंने वैसे ही लिखा क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस सी, तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या निकली ऊपर 6,980 इज इक्वल टू क्या है 12,040, तो लिख दिया मैंने 12,040, तो ए क्या आ जाएगा, देखो इस साइड क्या है 12,040, ये जाएगा उस साइड, इज इक्वल टू उस साइड जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ए क्या आ जाएगा हमारे पास 12,040 माइनस 6,980, 0 का 0, तो 8 6 14, यहां पे रहा, ये आ गया हमारे पास 0, तो 11, तो 6 5 11, तो ए क्या निकल गया मेरे पास 5,060, इसका मतलब है ए की मंथली इनकम क्या है 5,060। तो देखो पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन जो है दूसरा ऑप्शन है 5,060, इसका मतलब देयरफॉर द मंथली इनकम ऑफ ए इज 5,060 व्हिच इज द राइट आंसर। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे होगा प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो कहां तक जाएगा नंबर कि जिनका क्यूब का सम करके हमारे पास 441 आता है। ठीक है, तो कल भी मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, तो हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। देखो इसका मतलब ये कहना क्या चाहता है, यानी जैसे 1 इधर नंबर है ना, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का प्लस 5 का प्लस, वैसे इधर कोई नंबर होगा उसका क्यूब भी होगा। ठीक है ना, कोई नंबर होगा यहाँ पे, यानी ये 1 2 3 कहां तक जा रहा है कि जिन सब के क्यूब का सम करके हमारे पास 441 आ रहा है। तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फार्मूला यहां पे लगेगा। तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स किसके बराबर है, आगे यहां पे 441 के बराबर है। ये हमेशा लगता है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यानी x का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो कहां तक ये नंबर जाएगा, इधर क्या आएगा, यानी ये कोई नंबर होगा फिर ये उसका क्यूब है ऊपर। ठीक है, तो हम करते हैं यहां पे, देखो तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फार्मूला ये है, और क्वेश्चन में क्या है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आगे किसके बराबर है, 441 के बराबर है। लेकिन हमारे पास n नेचुरल नंबर नहीं है, n कोई मतलब कितने नंबर निकलेंगे यहां पे, तो वो x है हमारे पास, ये याद रखना। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या हमारे पास n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई
2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको भी लिख सकता हूं 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21 करूंगा 441 आता है, तो स्क्वायरिंग में करूंगा दोनों साइड कैंसल, तो मेरे पास क्या आ जाता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो आप देखो इसके डिवाइड में 2, इसके डिवाइड में भी मान लिखूंगा, तो ये क्या आ जाता है 1 को मल्टीपल करेंगे इसके साथ, ये तो यही आ जाएगा, 1 को जिसके साथ भी मल्टीपल करो वो वही आएगा, तो n इंटू n प्लस 1 आएगा, 21 दूनी कितना हो जाता है 42। ये बन गया n का स्क्वायर प्लस n, जबकि n हमारे पास यहाँ पे x है, ये कोई नंबर होगा, तो n हो x हो कोई बात नहीं, n का स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू क्या आता है 42। मैं क्या करूंगा n का स्क्वायर प्लस n माइनस 42 इज इक्वल टू, यानी 42 को इस साइड लाया इज इक्वल टू इस साइड, ये बन गया माइनस इज इक्वल टू 0 हम लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब मैं क्या करूंगा इसको, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो मैं लिखूंगा n का स्क्वायर प्लस n मेरे पास, अब देखो इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, मैं इसको लिख सकता हूं 7n माइनस 6n, 7n में 6n निकाल दो, एक ही n बचेगा। ठीक है, फिर आगे क्या है माइनस 42 इज इक्वल टू 0, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये 10th के मैथ्स में है। ठीक है ना, अब देखो इन दो में कॉमन क्या आ जाएगा, n आ जाएगा कॉमन इंटू n, n का स्क्वायर प्लस 7 इंटू n 7n माइनस 6 इंटू n माइनस 6n, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 तो 7 के हो गया 42 इज इक्वल टू 0। अब देखो बाहर क्या आया, बाहर आया n माइनस 6 और अंदर कॉमन क्या आया n प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हमारे पास 0 है। अब देखो n माइनस 6 हमारे पास क्या आया इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमारे पास क्या है n प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो n आ जाएगा इस साइड, तो n आ गया 6 और n आ गया 7 माइनस 7। अब देखो यहां पे हमने सिंपलिटी की जरा ठीक की, 7 में 6 बाकी एक n, ठीक है माइनस 42, n इंटू n का स्क्वायर प्लस 7n, ठीक है, माइनस 6 इंटू n माइनस 6n प्लस माइनस माइनस 7 के 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है हमने, अब देखो n निकला माइनस 7, तो नेचुरल नंबर तो यानी नंबर तो यहाँ तो ये 3 है, यहाँ तक एक नंबर 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर बढ़ेगा आगे, तो वो तो माइनस में, तो नेचुरल नंबर तो माइनस, यानी नंबर आपके पास है 3 या 4 या 5 या 6, काउंटिंग तो माइनस में तो नहीं हो सकती है ना, तो n माइनस n हो जाएगा खत्म। इसका मतलब है n आ गया मेरे पास 6, इसका मतलब है ये n निकला ना 6, इसका मतलब है ये x यहाँ पे जो है ना, समझो या n ही मान के चलो, ये होगा 6, तो 6 का क्यूब। अगर आप करोगे ना 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा ये आंसर। क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 441। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे क्या फार्मूला लगा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फार्मूला लगा के मैंने जो x यहाँ पे था x का क्यूब, x हो या n हो, वो मैंने निकाल दिया। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन सारे नंबर का सम करो और सबको क्यूब चढ़ाओ, तो ये आपको निकलना चाहे आंसर 441, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया है कि इन सभी नंबर का सम का क्यूब का सम जो है वो है 441, व्हिच इज आवर राइट आंसर। तो हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा ये सिंपल इंटरेस्ट पे पूछा गया है। कब पूछा गया है, हमारा जो परसों हुआ 7 तारीख को JKAS का सी सेट पेपर, उसमें पूछा गया है। ठीक है, अब देखो आपको तो पता ही है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब आपको पता है ये जो टाइम हमारे पास होता है ये ईयर में होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज इसने क्या कर दिया है, ये डेज में दिया है। ठीक है ना, तो 219 डेज को मैं ईयर में चेंज करूंगा, 219 डेज को मैं ईयर, मुझे पता है एक ईयर में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं 365, लेकिन हमारे पास दिए हैं 219 दिन यहाँ पे दिया है इस क्वेश्चन में, जबकि हमारे पास टाइम जो है ईयर्स में होना चाहिए। तो 219 डेज को मैं ईयर में चेंज करूंगा, तो इसको मैं बटा करूंगा यानी डिवाइड करूंगा किसके साथ, एक ईयर में कितने दिन होते हैं 365, ये याद रखना। तो ये ईयर 219 बटा 365 में लिखूंगा इसकी जगह। तो प्रिंसिपल मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल है हमारे पास 12,500 इनटू में रेट हमारे पास क्या है 10% है, 10% इनटू में टाइम हमारे पास क्या है
देखो डिवाइड में मेरे पास 100, इंटू में टाइम क्या है 219, लेकिन मैंने इसको ईयर में चेंज करना है तो बटा 365, तो बटा 365 ये इधर नीचे में लिख दूंगा, बटा में है ना तो ये नीचे है तो इसके मल्टीपल में आएगा 100 के मान, लेकिन 219 बटा 365, 219 बटा 365 ये तो इस 100 के मल्टीपल में होगा नीचे। तो इधर क्या हो जाएगा, ये दो कैंसिल, ये दो कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं इसको हम करेंगे 12125 1250 इंटू 219 बटा में हम करेंगे 365, बटा में हम इसको करेंगे 365। अब हम जब इसको जब हम उड़ाएंगे तो ये काफी टाइम टेकिंग है उड़ाने में। तो 1250 को हमने मल्टीपल किया 219 के साथ तो ये हमारे पास रकम आ गई 2,73,750 बटा में क्या है 365। जब हम इनको उड़ाते हैं 365 एकम 365 750 इंटू 365 करोगे तो ये आ जाएगा 2,73,750। तो 750 हमारा आंसर आ जाता है। जबकि हमारे पास ऑप्शन ए क्या है 1125, ऑप्शन बी क्या है 960, ऑप्शन सी क्या है 900, ऑप्शन डी है 750। तो विच इज आवर राइट आंसर। हमारे पास क्वेश्चन है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से और ये पेपर में है 96 क्वेश्चन, ठीक है। और एक आपको पूछा गया परसों जो हमारा JKAS का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ उसके सीसेट में मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से। अब देखो हमें कहा गया है कि आप एवरेज स्पीड मालूम करो फॉर द एंटायर जर्नी। आप जानते हैं कि जब मैं स्पीड की बात करता हूं तो स्पीड में होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दो चीजें दी होंगी आप तीसरी मालूम कर। अगर स्पीड और टाइम दिया होगा डिस्टेंस मालूम कर सकते हो, डिस्टेंस और टाइम दिया होगा स्पीड मालूम कर सकते हो, डिस्टेंस से स्पीड दिया होगा तो टाइम मालूम कर सकते हैं। यानी दो तीन चीजें यहाँ पे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, दो हमारे पास पता होंगी तो हम तीसरे निकाल सकते हैं। अच्छा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए मैन ट्रेवल्स, एक बंदा सफर करता है 48 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 12 सेकंड। देखो केस 1 है हमारे पास, केस 1 ये बंदा ट्रेवल करता है यानी कितना डिस्टेंस 48 किलोमीटर की स्पीड से 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैंने क्या कहा अगर दो चीजें डिस्टेंस और स्पीड दिया तो आप टाइम निकाल सकते हो, तो लगाओ फार्मूला। तो टाइम का फार्मूला क्या आ जाता है देखो एस टी इज इक्वल डी, टी इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आ गया 48 बटा स्पीड आ गया 12, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 12 चौके 48, इसका मतलब है टाइम आ गया हमारे पास 4 आवर्स यानी 4 घंटे केस 1 में। अब केस सेकंड में ये बंदा आगे जाता है 72 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, यानी आगे डिस्टेंस और कितना ट्रेवल करता है 72 किलोमीटर की स्पीड से 18 किलोमीटर पर आवर से। तो देखो डिस्टेंस और स्पीड दिया है, डिस्टेंस और स्पीड दिया तो टाइम निकाल दूंगा मैं। टाइम किसके बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर। तो 18 चौके कितना हो गया 72, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पे टाइम इसको लगा है 4 घंटे, ठीक है ना। अब ये था केस सेकंड। अब केस थर्ड में क्या है, केस थर्ड में है ये बंदा आगे किया है, आगे इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 120 किलोमीटर की स्पीड से, स्पीड है इसकी 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखो दो चीजें आ गई तो तीसरे निकाल दो, टाइम निकाल दो। टाइम क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 0 का 0 ये आ गया 12 आवर्स, 12 आवर्स, ठीक है। तो टाइम हमने तीनों केसेस में निकाल दिया, T1 इसको नाम दे देंगे, T2 और इसको T3 हम नाम दे देंगे। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये है कि हमें निकालना है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, इधर किया है इसने केस फर्स्ट में किया था इसने 48 प्लस में केस सेकंड में इसने किया है 72 प्लस में केस थर्ड में इसने किया है यहां पे 120 बटा में क्या लिखा टोटल टाइम टेकन।
पहले में दिया इसने 4 घंटे का टाइम, दूसरे में यहां पे दिया इसने 4 घंटे का टाइम, तीसरे में दिया इसने 12 घंटे का टाइम। ठीक है, अब देखो मैं इनको प्लस करता है, 120 प्लस 72 प्लस 48, ऊपर से करो 120 प्लस 72, 2 का 2, 7 दूना 192, प्लस में क्या है 48, 8 2 10, 9 4 10 11 12 13 तक 14 1 1 2, ये आ गया मेरे पास 240 बाटा में 4 4 8, 12 का कितना हो गया 20, 0 0, 1 दूना दूना 12 दूने 24। इसका मतलब है एवरेज स्पीड जो है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। अब हम ऑप्शन में जाते हैं। मेरा पहला ऑप्शन है 12 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन है 10 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन है 18 किलोमीटर पर आवर, चौथा ऑप्शन है 16 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास क्या आ गया 12 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था आज 5 हो गए ना, ये था आज का हमारा JKASC सेट 2025 में पूछे गए सवाल। अब हम इनको पार्ट वाइज करते हैं, क्योंकि बिकॉज द वीडियो गोज वेरी लेंथी, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अपलोड द वीडियो, दैट्स व्हाई कि हम जो है पार्ट वाइज जो है 1 बाय 1 इसको चढ़ाते हैं। अगर आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या JKSSB की किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। हम आपको जो है वी विल डेफिनेटली गियर अप यू फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।